वाले हैं राजनीति क्या है टॉपिक को, और हम इसमें राजनीति क्या है उसके बारे में देखेंगे, उसकी जो विभिन्न परिभाषाएं हैं उसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से जो यूनान के लोग हैं उन्होंने राजनीति को परिभाषित किया, किस तरीके से भारतीयों ने इसे परिभाषित किया, या फिर अलग अलग जितने भी दार्शनिक है वो राजनीति क्या है, ये क्वेश्चन का कौन कितने तरीके से आंसर देता है, यही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे कि कितने प्रकार की राजनीति होती है, कौन सी परंपरागत राजनीति की जो परिभाषाएं हैं वो क्या है, आधुनिक राजनीति की परिभाषाएं क्या है। फिर हम देखेंगे जो उदारवादी होता है, मार्क्सवादी होता है, ये सब जो अलग अलग व्यवहारवादी है ना, शक्तिवादी, ये सब जो अलग अलग टाइप की थ्योरी है, अवधारणाएं हैं, ये क्या है। तो इस वीडियो में हम सारा ही इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। सो आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना। और दूसरी बात है क्या कि मैं अगर यहाँ पे लिखते जाऊंगी तो क्या होगा कि मैं लिख तो दूंगी, मेरे लिए इजी है, बट आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम एग्जाम में, क्योंकि अब हम लोग ग्रेजुएशन का एग्जाम देंगे, तो वहां पे आप सिर्फ अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो तो वो मतलब आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन ज्यादा करनी होती है, ठीक है। आपको बहुत ही ज्यादा वर्ड में, यानी 8 पेज 10 पेज में आपका आंसर होना चाहिए, बट मैं तो यहाँ पे 8 पेज 10 पेज आपको लिख के नहीं दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा कि ये डिस्प्ले जो है आपका, मैं उस पर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप क्या करना कि स्क्रीन पे जो भी लिखते रहेगा उसको मैं पढ़ाने के साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी, और आप सारे को नोट डाउन करते जाना, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे अगर मैं आपसे भी पूछूं कि राजनीति क्या है, तो ऐसा नहीं, अगर ऐसे पूछेंगे ना कि एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है, तो आप आराम से बताओगे कि APPLE होता है एप्पल का स्पेलिंग। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, रुको मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ऐसा नहीं कि अगर आप एक शब्द में अगर चाहो कि राजनीति क्या तो वो बता दो। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर आप जितने लोगों से बात करेंगे उतने तरह के जवाब आपके समक्ष दिखेंगे। जैसे जो हम राजनीति की बात करते हैं तो हम लोगों के बीच बहुत सारी अवधारणाएं देखने को मिलती है जो निम्नलिखित है, ठीक है। तो आप देखो जैसे कि कोई से अगर आप पूछोगे ना कि राजनीति क्या है, तो कोई बोला क्या कि राजनीति समय की बर्बादी है। जैसे आप देखो कि फैमिली में भी कहा जाता है कि अरे ये आदमी खाली राजनीति बतियाता है, इसके बात में नहीं रहिएगा, है ना। ऐसा आप देखो, मतलब टोनिंग है बिहार का, अरे आप तो खाली राजनीति बतियाते हैं, रियल में आप कुछ बातें नहीं बोलते हैं, तो ऐसा बोला जाता है। मतलब क्या कि उसको निगेटिव सेंस में ले रहे हैं कि राजनीति मतलब कि गलत चीज़ बतिया रहे हैं, खाली झूठ सच कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ करना धरना नहीं है। फिर कोई कहता है कि राजनीति क्या है, समाज सेवा। आपको कहेगा कि नहीं भाई, राजनीति क्या है, समाज सेवा, इसके जरिए हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तो कई लोग क्या कहते हैं कि राजनीति को कहते हैं कि ये तो एक धंधा है, पैसा है, लोग कमाने के लिए राजनीति जाते हैं, नहीं कुछ मिल रहा है, अगर नहीं कुछ बन सकते ना तब राजनेता बन जाते हैं, घोटाला वोटाला करके कमाते हैं, ऐसा भी बहुत सारे लोगों का मानना है। तो कितने मानते हैं कि राजनीति सारी समस्याओं की जड़ है। कहते जितना घोटाला हो रहा है, जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी आप देखो नुपुर शर्मा का केस, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोग इसको राजनीति से जोड़ देंगे, अरे खाली हिंदू मुस्लिम करने के लिए सब किया जाता है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मैं इस बात पर कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, ना मुझे करना है, ठीक है, ये अलग चीज़ें हैं। बट मैं आपको बता रही हूँ कि राजनीति को कैसे लिया था। या फिर आप देखो कि जो सुशांत सिंह राजपूत है, तो उनको आप SSR का देखो कि उसके मृत्यु को, या फिर आप देखो हत्या जो भी था उसको किस तरीके से लिया गया कि रिया चक्रवर्ती दोषी है, वो उनका स्कार्फ था जिससे वो लटके। मतलब कितना लग रहा था कि अब ना तब रिया चक्रवर्ती को जेल हो जाएगा, लेकिन आप देखो कि तुरंत ही उस न्यूज़ ने मतलब अपना मोड चेंज किया, ड्रग्स में सब हीरोइन को, दो चारों को अंदर लिया, बात खत्म। और कैसे आप देखो कि उनका आंख के सामने, सबके आंख के सामने ही मीडिया ने क्या किया, उनके न्यूज़ को किस तरीके से घुमा दिया। तो ये राजनीति नहीं तो क्या है, तो ये भी एक तरीके की राजनीति है। तो इसको लोग क्या है कि गंदा मानते हैं, सभी समस्याओं की जड़ मानते हैं। तो बहुत सारे लोग को मानना है कि यह सारी समस्याओं का समाधान है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई, राजनीति क्या सारी समस्याओं का समाधान है। अभी इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे कोविड, अगर राजनीति दल नहीं होता, राजनीति पार्टी नहीं होता, नरेंद्र मोदी नहीं होते प्रधानमंत्री देश के, तो क्या इतनी खतरनाक बीमारी से इतनी आसानी से हम लोगों को ठीक किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता था। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत सारी जानें गई, ये गई, वो गया, सब कुछ गया, फिर भी अगर हम जिंदा है, आप जिंदा हो तभी तो मेरी बात सुन रहे हो। तो अगर आप जिंदा हो तो ये अपने में ही एक सक्सेस है, क्योंकि बहुत भयानक बीमारी थी, महामारी थी। तो ये आप देखो, ये भी एक राजनीति का उदाहरण है। तो कुछ मानते हैं कि जितना भी झूठा वायदा, घोटाला, भ्रष्टाचार, यह सब राजनीति है। तो मतलब कहते हैं ना, जितनी मुंह उतनी बातें। तो राजनीति को लेकर अलग अलग सबकी धारणाएं हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि राजनीति की कोई एक परिभाषा देना संभव नहीं है। सही बात है
ये क्या कॉन्ट्रीवर्सी, अगर हमको ये राजनीति की परिभाषा दे देंगे तो गलत। आप देखो राजनीति शास्त्र में कहा गया है किसी भी चीज़ का, मतलब कोई भी टॉपिक है उसका डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि राजनीति शास्त्र के डेफिनेशन उतने ही सारे हैं जितने राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं। अब देख लो विद्वान कितने हैं, लाखों करोड़ों हैं, तो उसी तरीके से जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो भी लाखों करोड़ों। इसका कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हम कह सकते हैं। फिर भी कुछ जो यहाँ पे आप देख लो जो परिभाषाएं हैं जो लोग हमेशा मतलब बोलते रहते हैं, तो वो हम कहते हैं जो फेमस है। मतलब तो पहला है कि राजनीति किसी समूह तथा सदस्यों के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए एक व्यवस्था है। मतलब अगर हमें लोगों के या लोगों के समूह के बीच राजनीति का मतलब एक सामंजस्य मतलब होता है बैलेंस बैठाना। जिससे आप देख लो एक जो पति होता है ना उसको बैलेंस बैठाना होता है किसमें, तो एक सास में और एक बहू में। तो ये बैलेंस बैठाना बहुत जरूरी होता है एक पति के लिए। सेम वही काम क्या करती है यहाँ पे राजनीति करती है, समूह तथा समूह के जो सदस्य हैं उनके बीच ये मतलब आप देखो रूल रेगुलेशन बनाती है। अब सब उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो ये इससे बैलेंस बना रहता है। फिर राजनीति हर समाज का महत्वपूर्ण भाग है। सही बात है। अगर हम अपने सोसाइटी से कितनी भी आप देखो बुरी चीज़ें, देखो कहा गया था, महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कोई इंसान कहे ना कि हम राजनीति में हिस्सा नहीं लेते तो ये उतना ही झूठ होगा जितना अगर आप क्या करो किसी के मुंह पे क्या करो कि शहद लगा दो, यानी हनी उसके टांग पे रख दो, जीभ पे, और कहो कि उसको स्वाद नहीं आ रहा है। तो झूठ बात है कि नहीं? झूठ बात है। तो ठीक वैसे ही झूठ बात है अगर कोई आदमी कहेगा कि हम राजनीति से कोई मतलब नहीं रखते हैं। राजनीति से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आप देखो हम जन्म लेते के साथ ही क्या होते हैं कि इसके दायरे में, कानून के दायरे में आ जाते हैं। कानून क्या है? राजनीति का ही एक रूप है। तो हम इससे हमेशा घिरे हुए मरने तक। आप देखो बर्थ सर्टिफिकेट जन्म होने के तुरंत बाद बनता है और मरने के बाद क्या बनता है? डेथ सर्टिफिकेट। यही आप देख लो। फिर है कि राजनीति हर समाज का महत्वपूर्ण भाग है। गांधी जी के अनुसार राजनीति वह जंजीर है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है और इससे कोई भी अछूत नहीं है। मतलब अगर हम कहें कि नहीं हम राजनीति में हिस्सा उस्सा नहीं लेते हैं, दिलचस्पी नहीं लेते हैं, तो ये गलत बात है। उसी तरीके से एक विद्वान ने कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट राजनीति में अगर हिस्सा नहीं ले रहा है, मतलब समझ लो कि उस देश की जो भविष्य है ना वो बेकार होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारा जो यूथ है उसको राजनीति में दिलचस्पी लेनी हो चाहिए, और लेनी मतलब आप देखो कि अच्छा भी है, तभी हमारे देश का विकास होगा। क्योंकि अभी आप देख लो करंट में अगर स्थिति देखो तो आप देखो पूरे आप देख लो राजनीति में कोई भी राजनीतिक के नेता ऐसे बता दो, राजनीति नेता क्या उसको कहते हैं, राजनीति नेता नहीं कहते, राजनेता, कोई भी राजनेता ऐसे बता दो जो यंग है, यूथ है, एक भी नहीं मिलेंगे। आप देखो सबसे यंग राहुल गांधी को माना जाता है, वो भी आप देख लो 45+ है ना। चिराग पासवान, वो भी आप देख लो। तो कोई भी यूथ हमारे यहाँ क्या होता है राजनीति में उतना दिलचस्पी नहीं लेता है, और ये बहुत बेकार चीज़ है। मुझे लगता है कि उस पर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आप देख लो, देखो कहा जाता है ना हर नए खराब नहीं होते और हर पुरानी चीज़ अच्छी नहीं होती। सही बात है। जरूरी नहीं कि जो पुराने लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनका मतलब लॉजिक हमेशा ही सही ही होगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो नए लोग हैं उसका हर लॉजिक खराब ही होगा। तो हमें हिस्सा लेनी चाहिए। यह इंसान को आपस में जोड़े रखता है। राजनीति का उद्देश्य अच्छी सरकार की स्थापना को होता है जो जनता के हित की रक्षा करे। राजनीति का मेन मकसद होता है कि वो जनता के हितों की रक्षा करे। राजनीति से सरकार का निर्माण होता है और सरकार सामाजिक विकास का कार्य करती है। राज्य के सभी गतिविधियों के अध्ययन को राजनीति कहते हैं। यानी अगर हम राज्य का सभी गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं तो वही राजनीति है। दूसरा क्या कि राजनीति सरकार का निर्माण करती है। तो अपना अपना सबका डेफिनेशन है। फिर राजनीति का अध्ययन राजनीति, मतलब राज्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो राजनीति है। तो ये राज्य जो है वो स्टेट वाला राज्य नहीं, अभी है ना कि हम किस राज्य में रहते हैं, तो बिहार राज्य में रहते हैं, वो वाला नहीं। आप देख लो भारत के लिए भी राज्य शब्द का यूज होता है। राज्य, तो राज्य उसको कहते हैं जिसका एक अपना क्षेत्रफल हो, वहाँ की अच्छी खासी बड़ी सी जनसंख्या हो, अपना राष्ट्र ध्वज हो, संविधान हो, राष्ट्रगान हो, तो उसको हम लोग राष्ट्र कहते हैं या राज्य कहते हैं। राजनीति क्या है? सर्वव्यापी, यानी सभी जगह पाई जाती है। दूसरी बात है राजनीति अर्थात राज्य की नीति, मतलब राजनीति यानी राज्य की नीति। सही बात है। इसकी सहायता से किसी राज्य के अंतर्गत नीति व्यवस्था का पता चलता है, यानी जो राज्य है उसके अंदर, यानी जो देश है उसके अंदर कैसी विधि व्यवस्था है, क्या पॉलिसी है, क्या कानून वगैरह है, ये सब राजनीति से पता चलता है। तो ये भी अपने जगह पे सही है। ठीक है, कहाँ थे हम? हाँ,
अब है आखिर की राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ती, क्या जरूरत पड़ी हमें राजनीति करने की। अगर हम बिना राजनीति के जैसे आदिवासी लोग रहते थे, क्या वैसे हम लोग नहीं रह सकते मारपीट के कोई बात चलता ले? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप देख लो कि एक समाज का निर्माण अलग अलग प्रकार के व्यक्ति, जिसमें क्या होते हैं अलग रंग, अलग रूप, अलग धर्म, अलग जाति, अलग विचार। अब देखो हर घर में भले रंग रूप धर्म एक हो, लेकिन विचार, एक परिवार के अगर 5 लोग हैं ना, तो पांचों का अपना अपना विचार होता है। पांचों की अपनी अपनी कैपेसिटी यानी क्षमता होती है। मतलब कोई इंसान होता है कि दिन भर काम कर रहा है, जैसे मेरे घर में मेरी मम्मी बहुत काम करती है, मेरी छोटी वाली बहन बहुत काम करती है, और मुझे है मतलब मैं अगर रूम में बैठे रहूंगी तो चिल्लाऊंगी, फिर कोई आएगा तब मेरा फैन का स्विच ऑफ करेगा। तो मुझे इतना मतलब ये रहता है, मैं उतना काम वगैरह नहीं करती हूँ। हाँ, मैं काम तब करूँगी जब जरूरी हो, मतलब होता है ना बेकार का काम मैं नहीं करती कि लाइट ऑन कर दी। होता है ना, मम्मी लोग कहती तुम लोग को घर का शौक नहीं है कि कुछ ठीक कर दिया, कुछ खराब है तो ये सब शौक नहीं है मेरे अंदर। तो क्या है कि सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। अब मेरी नहीं है क्षमता, मैं नहीं करती हूँ। अब किसी की क्षमता है तो वो करते हैं, सबका सोच अलग होता है, विचार होता है। तो ये क्या है कि एक ही परिवार में आप देखो जब इतनी ज़्यादा अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो हम तो भारत में आप देख लो कितने हैं। आप देखो कि 125 करोड़ तो खैर कब का था, अब तो मतलब 150 करोड़ के आसपास है हमारी जनसंख्या। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में बैलेंस बनाना कि कोई आपस में मारपीट, अब ऐसा थोड़ी कि चलते चलते आप चलते हो किसी को भी पीट देते हो या फिर कोई भी आपको पीट देता है, ऐसा तो नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसको भी डर रहता है कानून का, आपको भी डर रहता है कानून का। तो यही तो राजनीति है। तो यही बात है, सबके सोचने का तरीका अलग होता है, और यही विभिन्नता समाज में हिंसा, संघर्ष और विवाद का भी कारण बन जाती है। अब मेरा सोच है अलग, आपका सोच है अलग, दोनों को मिल जाएंगे तो वही हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, ठीक है, संघर्ष हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, झगड़ा, दंगा फसाद। तो दुनिया भर का जितना भी राजनीति, मतलब ये सारा काम होता है वो राजनीति मतलब बोलते हैं कि राजनीति के कारण ही हो रहा है। तो ये बात है। तो यही सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी क्या है कि राजनीति का निर्माण हुआ। कि अगर अब मान लो जैसे कि लॉ है ना कि आप अगर किसी को पीटोगे तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, अगर आप किसी का घर जला दे रहे हो तो आपको पुलिस उठा के, ऐसा थोड़ी है हम जा रहे हमको किसी का घर पसंद नहीं है तो हम घर तोड़ देंगे, ऐसा है नहीं है। जा रहे किसी का मुंह पसंद नहीं आया तो उसके मुंह पे एक झापड़ मार देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर है, यही डर जो है वो राजनीति की ही देन है कि वो ऐसी व्यवस्था को बनाए रखी है। तो यही सब कारणों से राजनीति की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है कि यहाँ से राज्य की अवधारणा भी सामने आई है, ठीक है, कि सरकार क्या है, मतलब सरकार क्या है, ये कहाँ से पता चलता है, राजनीति पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि सरकार क्या है, शासन व्यवस्था कैसे चलती है, शासक का धर्म क्या होता है, ये सब हमें तभी पता चलेगा कि शासक को कैसा होना चाहिए, शासन की व्यवस्था को कैसी होनी चाहिए, जो शासक का क्या क्या कर्तव्य बनता है, क्यों किस तरीके से काम करे क्या नहीं करे, है ना, ये सब। तो राज्य को जनता की भलाई की दृष्टि से शक्ति भी दी जाती है। सही बात है, राज्य को शक्ति है ना, आखिर आपको जो सजा देता है, जो कुछ भी देता है वो कौन देता है, राज्य देता है। तो ये शक्ति राज्य को हम लोग देते हैं, जो यह दर्शाता है कि आखिर किस वजह से समाज में राजनीति की आवश्यकता हुई होगी, ठीक है। फिर बात है कि आखिर सब लोगों का, अभी मैंने बताया विदेशों में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो वहीं आप देखो जो यूनान के दार्शनिक है, ये यूनान का ही मैं क्यों बताई, मैं फ्रांस का क्यों नहीं बताई, अमेरिका का क्यों नहीं बताई, क्योंकि आप देखो ये जो शब्द है पॉलिटिक्स, ये क्या है कि यूनानी भाषा का ही शब्द है, इसलिए हम यूनान की बात कर रहे हैं। तो आप देखो कि यूनान में कहा जाता है कि राजनीति का अर्थ होता है सर्वोच्च विज्ञान, यानी सबसे ऊपर। आप देखो कि फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री साइंस हम नहीं कहते, फिजिक्स साइंस हम नहीं कहते, बायोलॉजी साइंस हम नहीं कहते, क्यों, लेकिन पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्वोच्च विज्ञान है। विज्ञान क्या होता है कि किसी भी चीज़ का जब हम अध्ययन करते हैं ना, हम लोग साइंस का डेफिनेशन पता है कि जब हम किसी का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, डीपली अध्ययन करते हैं, तो उसको विज्ञान कहते हैं। तो ये क्या है, एक विज्ञान है और सबसे ऊपर का विज्ञान है, सर्वोच्च विज्ञान है। और ये जो शब्द है पॉलिटिक्स, इसका निर्माण किससे हुआ है, पॉलिस से हुआ है। पॉलिस क्या है कि एक यूनानी शब्द है, इसका यूज किन्होंने किया, तो अरस्तु जो कि यूनान के एक दार्शनिक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नगर राज्य, और इसी पुस्तक में उन्होंने इसका उपयोग किया था। अरस्तु के अनुसार राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वही ग्रीक विचारक क्या मानते हैं कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए परिवार, कानून, सरकार, शिक्षा
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर कानून नहीं रहेगा, परिवार में भी कानून चलता है ना, मम्मी का चलता है, पापा का चलता है कि अभी इस टाइम में सोना है, इस टाइम में उठना है, इतना बजे आपको स्कूल जाना है, नहीं जाओगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो वो होगा। तो दुनिया भर का कानून रहता है परिवार में, फिर सरकार का, शिक्षा का। तो ये सारा ही इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं सब के विषयों को हम क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। तो ग्रीक विचारक यह मानते कि राज्य और समाज को एक मानते हैं। ग्रीक विचारक के अनुसार जो राज्य है वो समाज दोनों एक ही टाइप का है। क्यों? क्योंकि सही बात है, देखो क्या है कि राज्य है, राज्य के अंदर कौन रहते हैं, लोग रहते हैं, और लोगों के ही ग्रुप को हम समाज कहते हैं। तो राज्य और समाज एक ही हुआ एक तरीके से, वही बात है। तो अब तो हम बात कर लिए यूनान की, क्योंकि यहाँ से ये शब्द आए। अब हम बात करते हैं भारत की। क्यों? क्योंकि हम लोग भारत के लोग हैं, तो भारत की राजनीति के बारे में जानना होगा। तो आप देख लो कि राजनीति को लेकर जो भारतीय दार्शनिक है उनके क्या क्या विचार थे। तो राजनीति को लेकर हमारे भारतीय दार्शनिक ने भी अपनी अपनी विचार रखे, जैसे कौटिल्य, मनु, बृहस्पति, ये सब क्या महान महान मतलब व्यक्ति। आप देखो जो अमेरिकी जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, उसके आगे भी जो मनु है उनकी एक मूर्ति लगी हुई है। तो आप देखो कि यह दर्शाता है कि वो लोग भी मनु को मानते थे, है ना। मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी, पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, तो वही वाले मनु। कौटिल्य कौन थे? जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और उनके गुरु भी थे, सलाहकार भी थे, पर्सनल, आप कहते उसको पर्सनल, मतलब पर्सनल को हिंदी में क्या कहते हैं, खास सलाहकार थे, उसी वही है। तो चाणक्य जो थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो अभी आप बोलोगे कि अर्थशास्त्र मतलब तो इकोनॉमिक्स होता है, तो नहीं, उस वक्त अर्थ मतलब होता था जमीन, शास्त्र मतलब तो विज्ञान, तो मतलब जिसके बारे में हम अध्ययन करते, तो जमीन विज्ञान किस में होगा, राजनीति में ही ये सब बातें आती है। तो इसीलिए उन्होंने बस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र रखा था, लेकिन उसमें सारी बातें जो थी वो राजनीति की थी। तो राजनीति वह विद्या है, उन्होंने कहा था कि राजनीति वह विद्या है जो भूमि की प्राप्ति, उन्नति, रक्षा से संबंध रखती है। इसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में की थी। तो ये अर्थशास्त्र राजनीति वाला अर्थशास्त्र है। ज़्यादातर भारतीयों ने राजनीति को राजधर्म और दंड नीति का नाम दिया। राजधर्म शब्द राजा और शासक के कर्तव्य की ओर इशारा करता है। सही बात है, राज मतलब राजा, धर्म मतलब धर्म, कि राजा का क्या धर्म होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए। अब मान लो राजा हो गया नालायक, तो वो क्या जनता के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा। तो राजा की ड्यूटी होती है कि वो सबसे पहले उनके लिए क्या होना चाहिए, जनता होनी चाहिए, वो जनता के हितों का ध्यान रखें। तो ये सब तो वो था राजधर्म। और दूसरा दंड नीति की, अगर कोई इंसान गलती करे तो उसको किस तरीके की सजा दी जाएगी, वही बात है। तो जो यह मानता है कि राजा का धर्म बाकी सभी धर्म से सर्वोपरि है और शासक का जो कर्तव्य है वही उसका धर्म है। यानी देखो धर्म क्या होता है, जब हम बात करते हैं कि इंसान का धर्म ये होना चाहिए, ठीक है, हमें धर्म के खिलाफ नहीं चाहिए। तो धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम वाला थोड़ी धर्म, जैसे हम कहते हैं धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, मतलब कि ये नहीं कि हिंदू धर्म का जय हो चाहे मुस्लिम धर्म का जय हो। हम ये कहते हैं धर्म मतलब कर्तव्य। इससे आप देख लो कि कई बार हम लोग कहते हैं कि अरे हम तो धर्म संकट में फंस गए। परिवार में मान लो 2 आदमी है, एगो कुछ जैसे मम्मी आपको बोले कि नहीं ब्लू वाला कपड़ा पहन लो, पापा बोले कि नहीं ब्लैक वाला कपड़ा पहन लो, तो आप कहते नहीं कि अरे हम धर्म संकट में फंस गए। तो ऐसा थोड़ी कि मम्मी पापा आपके मुस्लिम हिंदू आप धर्म संकट में फंस गए, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब होता है कि हम क्या करें, अपने कर्तव्य, अपने ड्यूटी के इस पे हम फंस गए कि हम किसका बात माने। दोनों इंपॉर्टेंट। मान लो मम्मी का नहीं मानोगे तो मम्मी पीटेगी, पापा का नहीं मानोगे तो पापा पीटेंगे, उसे जाके वाइट कपड़ा पहन लो। तो यही क्या होता है, धर्म बताता है कि राजा का क्या धर्म, यानी राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, बस। उसके बाद है कि दंड नीति। दंड नीति मतलब क्या होता है कि सरकार कानून, राज्य को दंड विधि का पता चलता है, जो यह बताता है कि राज्य केवल कानून नहीं बनाता बल्कि इसका क्षेत्र व्यापक है। यह कला, नृत्य, विद्या, जन कल्याण, यह सब की व्यवस्था भी इसमें शामिल है। यानी जो दंड नीति होती है उसमें ये सारी क्रियाएं भी शामिल होती है। उसके बाद है कि अगर हम राजनीति की परिभाषा की बात करें तो इसे परंपरागत एवं आधुनिक 2 भागों में बांटा जा सकता है। परंपरागत मतलब क्या, जो चला, जैसे हम नहीं कहते मेरे घर की, जैसे देखो फिल्म में दिखाता है बहू ये हमारी परंपरा, क्या है, हमारी परंपरा है कि ये जो कंगन है ये मेरी सास ने पहना था, अब मैं पहन रही हूँ, अब मैं ये तुम्हें देती हूँ, अब ये तुम्हारा हुआ। तो इसी को कहते हैं परंपरा। तो ये परंपरा मतलब ये चलते आ रहा है, ट्रेडिशनल। और तो ये एक परिभाषा हो जाती जो चलते आ रहा है, उस
परिभाषा को। और दूसरा होता है आधुनिक, जैसे बहू कहेगी नहीं माँ जी ये जो कंगन है ये बहुत ओल्ड फैशन है, ये मैं नहीं पहनूंगी, इसको मैं बेच के जा रही हूँ, नया कंगन ले लेती हूँ। तो यही होता है आधुनिक, यानी परंपरागत जो चल रहा है, आधुनिक जो नया आया है। तो आप देख लो जो परंपरागत अवधारणा है, जैसे प्रोफेसर जैक्स के अनुसार राजनीति अध्ययन का वह विषय है जो राज्य और सरकार का अध्ययन करती है। जब हम राज्य का और सरकार का अध्ययन करते हैं तो वह राजनीति है, प्रोफेसर जैक्स कहते हैं। अब देखो कुछ प्रोफेसर का नाम याद रखना कि परंपरागत में, जैसे अगर आप प्रोफेसर का नाम लिख दो कि हाँ जीन बोंदा, जैक्स, ये वो, तो चलेगा कि अच्छा किताब पर क्या है, मतलब अच्छा से आप पढ़े हो, तो एग्जामिनर पूरा नंबर देंगे। वही अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे कि हाँ अपना ही नाम लिख देना, जैसे मैं लिख दूंगी प्रोफेसर राग वर्मा के अनुसार राजनीति, मान लो किसी का याद नहीं हुआ तो लिख देंगे प्रोफेसर राग वर्मा के अनुसार ये राजनीति का जो भी डेफिनेशन याद है। तो पता है एग्जामिनर उतने भी पढ़े लिखे रहे तो चेक भी कर देंगे, बिहार यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये बात है। तो ये थोड़ा सा आप राजनीति की ये याद रखना कि किन्होंने कहा था। फिर एक फ्रेंच लेखक जेन बोंदा ने सबसे पहले राजनीति विज्ञान के शब्द का प्रयोग किया था। ये जो राजनीति विज्ञान जो आज हम शब्द यूज कर रहे हैं ना, सबसे पहले किन्होंने किया था, जेन बोंदा ने किया था। ये अगर आप परिभाषा में भी ये लाइन को लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट, अलग और अच्छा है। एग्जामिनर खुद थोड़ा हाईलाइट करके लिख देना। फिर है कि उन्होंने कहा था कि राजनीति कानून, संविधान, शासन, अच्छा यहाँ पे संविधान होगा, ठीक है, संविधान, शासन, नागरिकता, संप्रभुता से संबंधित है। सही बात है। फिर है कि पॉल जैनेट ने कहा था कि राज्य का आधार तथा शासन का सिद्धांत राजनीति है। जब हम राज्य के आधार पे बात करते हैं, आधार मतलब क्या था कि कोई भी चीज़ किस पे टिका है, जैसे नींव कहते हैं, जैसे आपका घर का होता है ना, सबसे पहले नींव, मतलब उसको क्या कहते हैं ना, नींव डलाया जाता है, उसको अंदर मतलब जितना गहरा कहा नहीं जाता है कि इमारत की नींव देखकर पता चल जाता है कि इमारत कितनी बुलंद बनेगी। तो ये राज्य का आधार होता है, आप इसी को देख के बता दोगे कि राज्य कितना बेहतरीन होगा। शासन का सिद्धांत क्या होगा, यही राजनीति है। वही मॉन्टेग्यू ने, उन्होंने कहा था कि विधानमंडल जो विधानमंडल मतलब जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून पर कार्य करती है, और न्यायपालिका जो कानून की रक्षा करती है, इन्हीं के विषय का, यही सब का क्षेत्र क्या है, राजनीति है। उसी तरीके से प्रोफेसर फेलियरी के अनुसार क्या कहा था कि राजनीति ने हम राज्य के संगठन तथा कार्य का अध्ययन करते हैं, इसके अलावा हम उस सिद्धांत का कार्य भी अध्ययन करते हैं जो राज्य को संगठित रखी हुई है। तो ये है राजनीति। उसी तरीके से राजनीति आधुनिक परिभाषाएं भी निम्न है, जैसे रॉबर्ट के अनुसार क्या है कि राजनीति मानव समुदाय पर शासन करने की कला और व्यवहार है। रॉबर्ट ने क्या कहा है कि राजनीति क्या है कि जो मानव समुदाय है और जो उन पर शासन का कला और व्यवहार की किस तरीके से शासन करे, ये राजनीति है। ये भी अपनी जगह सही है। राजनीति राज्य और सरकार का अध्ययन है, ये भी सही बात है। सबसे सिंपल, राजनीति क्या, राज्य और सरकार का अध्ययन है। देखो बात एक ही है। अब मैं कहूँगी क्या, एप्पल लाल होता है, लाल एप्पल होता है, लाल कलर का एप्पल है, एप्पल का कलर लाल है। तो एक ही को बात को हम 20 तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन तो वही बात है कि सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। और ये आप देखो कि आपको शब्दों में, क्योंकि अब ये देखो, ये अगर मैं बोलूँ तो 5 मिनट में बात खत्म हो जाएगा, है ना। राजनीति क्या है, आप 1 मिनट में खत्म कर दोगे, बट हमें तो 8 पेज लिख के आना है, तो कुछ ना कुछ तो हमें पता होगा तब ना 8 पेज लिखेंगे। तो क्या लिख के आएंगे 8 पेज, इसलिए मैं आपको यह पढ़ा रही हूँ। फिर आप देख लो कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष अथवा उन लोगों का प्रभावित करने की कला है जिनके हाथ में सत्ता है। राजनीति प्रक्रिया है जिसके आधार पर मानव समुदाय अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है कि हमें किस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, वही राजनीति हमें बताता है। जैसे आप देख लो कि कोई आदमी आपका ज़मीन ले ले, तो जाते हो ना कोर्ट में कि केस करने की, हाँ भाई ये सब मेरा ज़मीन ले लिया, उसके बाद कोर्ट आपके बारे में सोचता है, फैसला करता है। तो ये कोर्ट किसका अंग है, राजनीति का अंग है, वही बात है। फिर है कि राजनीति का व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है जिसकी विषय अवधारणा का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। जो राजनीति है ना वो बहुत ही बड़ी सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, और इसकी जो अवधारणाएं हैं, क्षेत्र है, वो भी काफ़ी बड़ा है। और इसके लिए अंतर्गत निम्न अवधारणाएं शामिल है। जो राजनीति आप देख लो कि इसकी जो हम अलग अलग अवधारणाएं की बात करें, ये बहुत टाइप की, जैसे उदारवादी, मार्क्सवादी, समुदायवादी, व्यवहारवादी। तो ये एक टॉपिक है, एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछता है कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, परिभाषित करें, इसको भी 8 पेज में लिख के लाना है। उदारवादी क्या है, इसको भी लिख के लाना है, ये क्या है, ये क्या है। इसी तरीके से ये आपके सिलेबस में भी आपने देखा होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बस छोटा छोटा डेफिनेशन देती हूँ कि ये आखिर क्या है, ठीक है। और इस पर जो स्पेशली आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर मैं वीडियो बना दूंगी, और नेक्स्ट टॉपिक
और कोई भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करो। अगर वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करोगे। देखो जितना ज़्यादा वीडियो पे व्यूअर्स आएंगे मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी, व्यूअर्स नहीं आएंगे मैं इसको यहीं पे छोड़ दूँगी। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको व्यूअर्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले उदारवादी, तो यह विचारधारा जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हैं हुए सामाजिक संस्थाओं तथा मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। मतलब उदारवादी नहीं कहता अरे ये आदमी ना बहुत उदार है, मतलब बहुत अच्छा आदमी है, उन लोगों का भलाई सोचता है, कैसे कि दूसरे आदमी का कल्याण हो जाए, कैसे किसी के साथ हम अच्छा कर दे, तो ये उदारवादी होता है। तो यह विचारधारा क्या होता है जिसमें मनुष्य विवेकशील होता है, मतलब एकदम शांत स्वभाव का अब आदमी समझाता है। अब ये नहीं कि चंट आदमी को हम विवेकशील कहेंगे, नहीं। जैसे होता है ना अब टैक्टिस कितना आदमी नहीं होता आपस में लड़ाई झगड़ा लगवा दिया ही लगवा दिया, तो उसको विवेकशील आदमी नहीं कहते। विवेकशील जो एकदम शांत रहे, एकदम अच्छा स्वभाव का, जो सोचे कि कैसे लोग में प्यार बढ़ाए, कैसे शांति रहे, मतलब अच्छा आदमी इसको नहीं कहते। अब तो बहुत कम होते विवेकशील आदमी। तो सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम मानते हैं। लेकिन फिर भी जब हम बुक लिखते हैं, मान लो कि हम जब इंसान की बात करते हैं तो वही इंसान की ना बात करेंगे जिसके अंदर इंसानियत हो। हम ऐसा थोड़ी कि इंसान की बात, मान लो कि हम अच्छा आदमी की बात करें अंदर रावण का कहानी लिख दें, अच्छा आदमी की बात, मान लो रिश्ता की बात करें, अब वहाँ पर रिश्ता लिख दिए रावण और कंस का, रावण कंस कहते कृष्ण जी और कंस का। तो यहाँ पे क्या है, रिश्ता का कोई डेफिनेशन है इनके बीच? बिल्कुल नहीं है। तो ये मतलब कि फिर भी हम अगर थ्योरी लिखते तो अच्छा ही मान के लिखते हैं, वही बात है। वही जो मार्क्सवादी है वो मानते हैं क्या कि मानव सभ्यता और समाज को हमेशा दो वर्ग, शोषक और शोषित में विभाजित मानते हैं। शोषक कौन? जो शासन करता है, और शोषित कौन? जिस पर शासन होता है। जैसे आप देख लो अपने घर में आपको परवल की सब्जी नहीं पसंद है, लेकिन मम्मी आपको डेली परवल की सब्जी दे रहे हैं, तो आप क्या हो गए? यहाँ पे शोषित हो गए, जबरदस्ती परवल खा रहे हैं, ठीक है, भिंडी खा रहे हैं, ये सब बेकार बेकार सब्जी, मतलब नहीं अच्छा लगता है, हमको भी नहीं अच्छा लगता है परवल। वैसे हम परवल का सब्जी खाते बस परवल निकाल देते हैं, तो ये बात है। तो हम लोग क्या है, शोषित है, और हम लोग पे जबरदस्ती कौन कर रहा है? तो मम्मी कर रही है हम लोग साथ, तो मम्मी शोषक हो गई। तो समाज में भी हमेशा ऐसा हुआ है कि दो वर्ग हमेशा ही रहे, एक जो हमेशा मतलब लोगों को शोषण करते आए हैं, चाहे वो बड़े लोग हो, अमीर लोग हो, ऊंची जाति के लोग हो, बड़े धर्म के लोग हो, तो वो हमेशा शोषक रहे हो। जो नीचे लोग रहे हो, नीचे तबके के गरीब रहे हो, छोटे कास्ट के रहे हो, तो वो हमेशा ही शोषित रहे। तो मार्क्सवादी ये मानते हैं। माना जाता है, या फिर जो अब देखो मिल वगैरह में क्या होता था पहले कि जो क्या कहते हैं उसको, मिल का जो मालिक होता था बहुत नालायक होता था, जबरदस्ती काम करवाता था, पैसा नहीं देता था, तो वो क्या हो गया, शोषक हो गया, और मजदूर लोग जो उसमें जबरदस्ती काम कर रहे हैं वो शोषित हो गए। माना जाता है कि साधन संपन्न वर्ग ने हमेशा उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार रखने की कोशिश की है, तथा बर्जुआ की विचारधारा की आड़ में एक वर्ग को लगातार वंचित रखा गया है। यही मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि एक आदमी हमेशा दूसरे आदमी को दबाते आया है। दूसरा है समुदायवादी। समुदायवादी एक ऐसी विचारधारा है जो क्या है, जो व्यक्ति का अस्तित्व तथा पहचान सिर्फ समूह में ही मानती है। समूहवादियों के अनुसार समूह को अलग व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। अब देखो जब हम समूह से अलग व्यक्ति का विकास मानते हैं ना, तो ये असंभव है, और यही क्या है, समुदायवादी विचारधारा है। अब हम बोलेंगे नहीं समाज से हमको कोई मतलब नहीं, अब हम अलग से रहेंगे, तो अब क्या होगा कि ऐसा थोड़ी कि हम अपना मान लो कि अपने बर्थडे में अपने अकेले केक काट लेंगे, अपने ताली बजा लेंगे, कैंडल बुझ लेंगे, फिर अपने ही आपको केक खिला के फोटो खींच लेंगे, पोस्ट करेंगे, खुद से ही लाइक कर लेंगे, खुद से शेयर कर लेंगे, और फिर उस पर खुद से कमेंट कर लेंगे। इतना सेल्फ डिपेंडेंट तो हम लोग नहीं है। तो हम लोग का कहाँ पे मतलब हम लोग समूह से बने हुए, और यही समुदायवादी विचारधारा कहती है। दूसरी बात है व्यवहारवादी। तो यह व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या और निष्कर्षण के आधार पर मानकर चलती है कि कैसा होना चाहिए। इनके अंतर्गत जो सामाजिक अनुसंधान से संबंधित प्रत्येक प्रकार की वैज्ञानिक सामग्री शामिल है जो व्यवहार से संबंधित है, कि होता है ना व्यवहार कैसा है, क्या नहीं है, कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब व्यवहारवादी विचारधारा होती है। यह राजनीति विज्ञान को क्रांतिकारी विचारधारा को जन्म देने का दृष्टिकोण रखती है। जैसे अब के लोग प्रैक्टिकल हो गया, तुरंत क्रांति करने पर उतर जाते हैं। अब मान लो कि अब सोचो राजा अगर अभी कहे ना कि नहीं ई कानून नहीं ई कानून, तो तुरंत विरोध हो जाता है। राजा तो नहीं, जो भी नेता वगैरह रहे विरोध हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग व्यवहारवादी हो गए, तुरंत क्रांतिकारी हो गए। अगर हम लोग को पसंद, लॉजिक बताइए, चलो मान लो कि अगर सरकार के कि आरक्षण बंद करना है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ना कि भाई आप लॉजिक दीजिए, आरक्षण क्यों बंद करना है? क्योंकि जो अभी भी देखो, भले ही हम बोले कितना भी डेवलप हो गया, फिर भी बहुत ऐसा जो आप देख लो कि
कोई कम्युनिटी ऐसी है जो अभी भी दबी कुचली हुई है, तो उनके लिए इक्विटी जरूरी है, आरक्षण जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं कि आरक्षण हटा देंगे तो हम लोग लॉजिक पूछे भाई क्यों। जैसे अब मान लो घर में भी अगर पहले का बच्चा होता था, मम्मी कहेगी बेटा सो जाओ, तो सो जाते थे। बेटा इस मुँह नहीं करके सोना चाहिए, या फिर पानी रात में उठ के धीरे धीरे पीना चाहिए, खड़ा होकर पानी नहीं पीना चाहिए। होता नहीं सबके घर में, चप्पल उल्टा नहीं रखना चाहिए। तो पहले के बच्चे लोग मान जाता है ठीक है चप्पल उल्टा नहीं रखना चाहिए तो सीधा रखेगा। और अब का जो बच्चा अगर आप बोलो कि बेटा चप्पल उल्टा नहीं रखना चाहिए, तो क्यों नहीं रखना चाहिए। अगर आप उसको सेटिस्फाइड कर पाए अपने आंसर से तब बच्चा बात मानेगा। अगर आपको लगे बच्चा को कि दूर मम्मी ऐसे ही बोल रही है, बच्चा मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो आपकी बात को नहीं मानेगी। यही है व्यवहारवादी कि लॉजिक दीजिए, लॉजिक सही लगेगा हम मानेंगे, नहीं लगेगा हम नहीं मानेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा वही है व्यवहारवादी राजनीति। तो यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।